देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हम आ चुके हैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए। हक हेडिंग मार्केटिंग के यहाँ चल रहा है दिवाली का बम्पर ऑफर, जो आपके छोटे से लेकर बड़े एड्स, किसी भी तरीके के और किसी भी काम के आपके एड्स लिए जाएंगे, छोटे से लेकर बड़े तक। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप मदद कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे, आपको सारी की सारी जानकारी मिल रही है। जिसकी भी आपको जरूरत हो तो आप इस वीडियो को पॉज कर इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। हक हेडिंग मार्केटिंग आपको और आपके बिजनेस को बढ़ने में काफी मदद करता है। आपके छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाए। हक हेडिंग मार्केटिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, और उसका मतलब क्या है वो आपको प्रोग्राम के दौरान समझ आ जाएगा। ठीक है, दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, अब मुझको भी इतना आसान ना समझा जाए। दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, अब मुझको भी इतना आसान ना समझा जाए। हक मांगती हूँ बेटों की तरह जीने का, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, बस बेटी को ही घर का मेहमान ना समझा जाए। हमारी पहचान करवा देती हूँ। मेरा नाम है उन्नति ठाकर, मेरे साथ है PSI उत्तम हार्दिक सर, मेरी कलीग है उज्ज्वला सोन कांबळे। हम मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से आए हैं। एक स्पेशल ऐसी ब्रांच है जिसका नाम है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष। अब आपको नाम से ही पता चल ही चुका होगा कि किस वजह से या किस विषय में हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीजें होती है लेकिन उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं और उसका बहुत बड़ा भुगतान आपको करना पड़ सकता है। बस वो नुकसान आपका ना हो इसलिए हम आप लोगों के सामने यहाँ आए। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, हमारे ऑफिस का काम मैं आपको समझा देती हूँ। घरेलू हिंसाचार आप सबको पता है? वेरी गुड। अब घरेलू हिंसाचार के 4 प्रकार हैं। एक मानसिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा लैंगिक और चौथा फाइनेंशियल आर्थिक। सबसे पहला मानसिक। आप में से बहुत सी यहाँ पे महिलाएं जो सास है, बहू है, बेटी है, ननंद है, बहुत सारे हैं, लेकिन घरेलू हिंसाचार होते किनकी ओर से है? पुरुष आते हैं घरेलू हिंसाचार करने पहले? नहीं, शुरुआत महिलाओं से होती है। अगर हम बदल गए तो आगे वाला समाज बदलने वाला है। तो शुरुआत हमें खुद से करनी है। अगर आपके घर में कोई लड़की ब्याह कर आ रही है तो मैं सास हूँ, मैं ननंद हूँ, मैं जेठानी हूँ, ये औहदा तो आपको मिलना ही है, लेकिन इस औहदे का गलत इस्तेमाल अगर करोगे तो वो होता है घरेलू हिंसाचार। ननंद हो, आपके घर में कोई आ रहा है और आप ननंद हो, तो ये आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सामने वाली जो लड़की है, जो औरत हमारे घर आई है, वो बस हमारे घर की गुलाम है। नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी के घर की बेटी है। और जो घरेलू हिंसाचार करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं डिटेल में आपको बताने में कोशिश करूंगी, लेकिन हमारे पास वैसे भी वक्त की बहुत कमी है, तो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। घर के किसी भी सदस्य की ओर से, वो पुरुष हो या महिला हो, अगर इनकी ओर से अगर किसी महिला को, किसी लड़की को, किसी बच्ची को या किसी छोटे बच्चे को किसी भी तरह से मानसिक तौर पे टॉन्टिंग करना, उसे बुरी कटी हुई बातें सुनाना, उसे वक्त पे पैसे की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, उसे वो प्रोवाइड ना करना, उसे वो ना देना, या तो फिर शारीरिक मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये सारा आ जाता है घरेलू हिंसाचार में। और चौथा एक प्रकार मैंने आपको बताया था लैंगिक। किस तरह का? भले ही वो मेरी बीवी ही है, भले ही वो मेरे भाई की बीवी है, लेकिन जब अगर कोई लड़की किसी चीज के लिए ना कहती है, मैं भी आप पे पूरा ओपनली बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, शारीरिक संबंध बनाने के लिए जब कोई औरत ना कहती, भले वो बीवी ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसका अधिकार है, और उस वक्त पे जबरदस्ती करना मतलब लैंगिक अत्याचार है। आजकल के जो मोबाइल हमारे पास है उसमें जिस तरह के पोर्नोग्राफी वीडियोस होते हैं या जिस तरह की जो अश्लील चीजें देखते हैं, उसके बाद जो अपने ही पार्टनर से कुछ गलत तरह की डिमांड की जाती है लैंगिक संभोग के लिए या संबंध के लिए, अगर वो सामने वाला पार्टनर तैयार नहीं है और फिर भी उसके साथ अगर जबरदस्ती की जा रही है तो वो लैंगिक अत्याचार है। तो उसे रोकने का काम हमें ही करना है। और अगर इस तरह का किसी भी तरह का हिंसाचार अगर आप लोगों के साथ हो रहा है या
के सामने किसी और के साथ हो रहा है तो आप सीधा सीधा आके हमारे ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। देखो हमारे ऑफिस में क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, घर में झगड़ा हुआ, अगर जो जिसकी शादी हुई है वो लड़की अगर सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन अगर लेकर आती है तो वो जो बीच का जो मामला रहता है ना, पीछे हटका या चलो समझ जाते हैं पहली बार गलती की है चलो मान लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन आने से वो मामला बढ़ जाता है, वो चांसेस रहते नहीं है माफीनामे के। ठीक है, जैसे कि पहले एक कायदा बना था महिलाओं के लिए 498, सबको पता होगा, लेकिन 498 सीधा पुलिस स्टेशन आने के बाद कंप्लेन लेने के बाद फिर वो सास ससुर भाई बहन जो कोई भी है घर में वो सारे क्या कहते थे, कल की आई लड़की ने हम पुलिस स्टेशन दिखाया ना, अब तो हम इसे घर में वापस देंगे ही नहीं, ये होता था। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि आपका जो जीवन है वो अच्छे से गुजरे, सरलता से गुजरे, आपका संसार अच्छे से सरलता से गुजरे, उस वजह से आप सीधा पुलिस स्टेशन में आते हुए आप महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष में आइए। आप अपनी जो कुछ प्रॉब्लम है हमें बताइए, जिससे प्रॉब्लम हो रही है उस इंसान को हम बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, दोनों को सामने बिठाएंगे, बातचीत करेंगे और एक थर्ड पार्टी की तरह हम डिसीजन ले सकते हैं कि भाई किसकी कहाँ गलती हुई है और वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके आपका संसार बचाया जा सकता है, यह हमारी कोशिश है। इस तरह का एक काम हमारे ऑफिस में होता है। दूसरा, पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ किसी भी तरह की कोई भी गुनाह अगर होता है तो उसका पूरा ब्यौरा हमारे ऑफिस में रखा जाता है, उसकी पूरी जानकारी हमारे ऑफिस में रखी जाती है। तीसरा एक काम है, जब हस्बैंड वाइफ हमारे यहाँ आते हैं उनका काउंसलिंग किया जाता है और उसके बाद उन्हें अच्छे से समझा के उनका संसार बचा के उन्हें वापस घर भेजा जाता है। साथ ही साथ सरकार की ओर से 2 स्कीमें चल रही है, आप लोगों को पता है मुझे पता नहीं। एक वन स्टॉप सेंटर, रेप जैसी घटना होने के बाद घर वाले तक साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में अगर वो रेप विक्टिम है या जिसके साथ रेप हुआ है, ऐसी उस महिला को घर वाले अगर साथ नहीं देते तो उस वक्त उसे कहाँ जाना चाहिए, तो वो है वन स्टॉप सेंटर। मुंबई में 2 जगह पे है, एक जोगेश्वरी ट्रॉमा केयर सेंटर, दूसरा केम हॉस्पिटल। वहां जाने के बाद, वन स्टॉप सेंटर ये नाम ही है, वहां जाने के बाद उस महिला को किसी भी तरह की जो भी जरूरत है, जिस भी तरह की हेल्प चाहिए उसे वहां सारी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ रेप हुआ है या किसी बच्चे के साथ रेप हुआ है तो उसे सबसे पहले जरूरत क्या होती है, मेडिकल, तो उसे वहां पे डॉक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं एक ही जगह पे। फिर उसे उसके अगेंस्ट अगर जिसने किया है ये गुनाह उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है तो उसको कंप्लेंट के लिए पुलिस चाहिए तो पुलिस उसे वहीं प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद उसे कोर्ट में जाना है, उसको न्याय पाने के लिए उसे कोशिश करनी है कोर्ट से, तो उसे वकील भी वहीं प्रोवाइड किया जाता है। उसी के साथ रेप जैसा जो घटना किसी के साथ होती है तो उसका मेंटली स्टेबल नहीं रह पाते, वो बहुत ही बड़ा आघात होता है, तो ऐसे में उनका काउंसलिंग करना जरूरी होता है, तो वहाँ पे काउंसलर भी उन्हें वहीं प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ मैंने पहले ही कहा, जिस महिला के साथ रेप होता है तो घर वाले तक उसका साथ छोड़ देते हैं, ऐसे में ऐसी महिला को 5 दिन के लिए वहाँ पे शेल्टर होम दिया जाता है, खाना पीना रहना फ्री रहता है। और अगर उसके बाद घर वाले अगर एक्सेप्ट करते तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो फिर उसकी और कहीं व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ये हो गया वन स्टॉप सेंटर। इसके बारे में मैंने आपको इसलिए बताया, अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा कोई बंदा है या कोई लेडी है जिसको इस तरह की हेल्प चाहिए तो आप उसे वन स्टॉप सेंटर भेजिए। दूसरी, मनोधैर्य स्कीम, रेप विक्टिम हो या तो एसिड विक्टिम, एसिड अटैक सबने सुना है ना, अगर ऐसे अटैक में, एसिड अटैक में मानो या तो रेप में मानो, उस महिला का जिस तरह से नुकसान हुआ है, कितने % नुकसान हुआ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा उसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक की हेल्प की जाती है। अब जिस तरह से नुकसान हुआ है उसके ऊपर % गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, उतना हेल्प, उतना फाइनेंशियली आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें थी। अब सीधा मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ, सुरक्षा की। ये सारी चीजें ना हो हमारे साथ, इसके लिए हमें क्या करना है, आप ट्रेन से बस से ट्रैवल करते हो तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। जिसको जाना है चले जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको बैठना है बैठ जाओ, जिसको लग रहा है कि ये हमारी सुरक्षा जरूरी है वो यहाँ बैठो, जिसको नहीं लगता वो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जिसको जाना है बिना आवाज किए चले जाना, बिल्कुल भी यहाँ पे माहौल खराब नहीं करना है। का इस्तेमाल करते हैं।
जल्दी घर पहुंचने के लिए। तो बच्चों को बता के रखो कि बेटा जब रिक्शा में बैठते हो तो पहले रिक्शा का नंबर नोट कर लो और घर वालों का SMS कर दो या तो WhatsApp कर दो कि आप कौन सी रिक्शा में बैठे हो। अगर वो रिक्शा वाला कहीं और लेके गया, स्टेशन से आपके घर का रास्ता आधे घंटे का है या 15 मिनट का है, अगर 15 मिनट में नहीं आ रही है, घर पे 20 मिनट हो गया, घर पे नहीं आ रही है, तो आप उसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपके पास रिक्शा का नंबर होगा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही हुआ ना, आपने पढ़ा होगा थाना में, रिक्शा वाले ने उस लड़की को रिक्शा में खींच लिया, आगे जाके उसने जंप करने की कोशिश की, वो पूरी तरह से घायल हो गई। उस रिक्शा वाले ने उसके साथ बहुत गंदी हरकतें की। इतनी हिम्मत अगर बढ़ रही है तो हमें भी हमारी हिम्मत बढ़ानी ही होगी। तो हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें होती है वो करनी है। सारी चीजें पुलिस करेंगी जरूरी नहीं है, हर जगह पे सुपरमैन आएगा आपको बचाने के लिए, जरूरी नहीं है। हमें ही हमारी हेल्प करनी होगी। तो शुरुआत हमें खुद से करनी है। किसी अनजान कहीं पे भी हो, टैक्सी रिक्शा का इस्तेमाल कर रहे हो, बैठ रहे हो, बैठने से पहले गाड़ी का नंबर नोट कर लो। आपके पास मोबाइल फोन है, घर पे फोन लगाओ, थोड़ी ऊंची आवाज में बात करो ताकि ड्राइवर आपकी बात सुन सके। बोला हाँ पापा, हाँ मम्मी, या तो हाँ जी मैंने यहाँ से रिक्शा पकड़ ली, टैक्सी पकड़ ली है, ये गाड़ी का नंबर है, आप लिख लीजिए, या तो मैंने WhatsApp कर दिया है। अच्छा फोटो, अच्छा भेजती हूँ मैं आपको। ड्राइवर को बोलना है भाई साहब जरा यहाँ देखिए, एक फोटो निकाल लो उसका। अच्छा मैंने ड्राइवर का फोटो भी आपको WhatsApp कर दिया है। अब क्या मजा उस ड्राइवर की को आपको कहीं और लेके जाए, होगी हिम्मत? नहीं, क्योंकि वो सोचेगा मेरे गाड़ी का नंबर और मेरा फोटो घर पे पहुंच चुका है, अगर इसके साथ मैंने कुछ गलत किया है तो मैं ज्यादा दूर नहीं भाग पाऊंगा। वो सही सलामत आपको घर के दरवाजे तक लाके छोड़ेगा सेफ। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे दिन कहीं काम में हो, मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है, मोबाइल बंद हो चुका है, फिर भी आपको लेट हो रहा है, शाम हो चुकी है या तो रात हो चुकी है और आपको टैक्सी या रिक्शा से जाना ही पड़ रहा है। तो ऐसे में भी सेम प्रोसेस करना है, बैठना है, फोन निकालना है, बात करनी है, फोटो भेजना है, सब कुछ करना है। आपको पता है ना मोबाइल बंद आपका है, ड्राइवर को क्या पता आपका मोबाइल बंद है? करो क्या, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रिक्स है, उसे हमें इस्तेमाल करना है। बस से वगैरह ट्रैवल करते हो, बस वगैरह में ज्यादा करके ये होता है कि कोई गलत इंसान गलत तरीके से धक्का मारता है। अब ऐसे में कई महिला ये सोचती है, पहली बात तो होती है कि डर, मैं बोलूं या नहीं। दूसरी बात ये होती है अगर मैंने बोला तो लोग मेरा विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, राइट? तो ऐसे में क्या करना है, अगर भीड़ में हो, आपके पास बैग वगैरह है, पर्स वगैरह है, तो उसमें 2-3 सेफ्टी पिन ना खुली करके छोड़ दो। समझ आया? पीछे वाले को एक बार चुभेगी, दूसरी बार आगे आने की हिम्मत नहीं करेगा। और मान लो चलो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया, तो उस वक्त क्या करना है, एक नंबर दे रही हूँ वो आपको डायल करना है 103। आप बस में हो, टैक्सी में हो, रिक्शा में हो, कहीं चल के जा रहे हो, घर के पास हो या घर से दूर हो, ऑफिस में, कहीं पे भी हो, और आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में 103 नंबर डायल करो। आपको पता होगा निर्भया स्क्वाड करके एक स्क्वाड निर्माण किया है मुंबई पुलिस ने। एक 5 नंबर गाड़ी आती है, मोबाइल वैन, जिसमें महिला अधिकारी होती है। वो गाड़ी आप तक आ जाएगी, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प वो आपको प्रोवाइड करेंगे। जहाँ अगर किसी मुसीबत में हो, कहीं जाना भी है, तो वो गाड़ी आपको उस डेस्टिनेशन में भेज भी देगी या छोड़ भी देगी। तो कहने का मतलब है हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए हैं, तो 103 आपको डायल करना है। किसी भी मुसीबत में हो, हम आपकी हेल्प के लिए 24 घंटे 7 दिन आप लोगों के लिए उपलब्ध है, ठीक है? ज्यादा करके एक ही बात कहना चाहूंगी, जब आप रास्ते से चल रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, खुद की सेफ्टी हमारे हाथ में है। आपका मोबाइल फोन है, उसे हमेशा ऑन रखिए, उसका GPS ऑन रखिए, ताकि सामने वाले को पता चले। अगर आप किसी मुसीबत में हो, GPS ऑन किया है, WhatsApp जैसा एप्लीकेशन अगर आपके पास है, तो आप अपना लोकेशन शेयर करते रहो अपने घर वालों को, ताकि पता चले आप कहाँ पे हो। कहीं गलत डायरेक्शन में अगर रिक्शा वाला या टैक्सी लेके जा रहा होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी है। खास करके मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी, देखो मैंने पहले ही बताया, घरेलू हिंसा जब घर से शुरुआत होती है तो उसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। आपके घर में जो छोटी बच्ची होती है या जो छोटी बच्चियां होती है, वो अगर ये चीजें देखती रहती है कि मेरी मम्मी को हमेशा मारा जा रहा है और मेरी मम्मी हमेशा सहन कर रही है, तो इनडायरेक्टली उन पे संस्कार होते हैं इसी तरह के, भाई मुझे भी यही सहना है। तो हमें इस तरह के गलत संस्कार बच्चों पे नहीं होने देने। तो बच्चों को शुरुआत से ही, बचपन से ही सिखाओ बोलने का। कुछ भी गलत दिखाई दे रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ।
आप अपनी आवाज उठाओगे तो मुंबई जैसी सिटी में आप बस आवाज लगा दो, 4 लोग होते हैं हाथ साफ करने के लिए, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत आप में ही आनी चाहिए। ये आपको ही करना है। और मैं यहाँ पे जो भी यंग लड़कियां उनको कहना चाहूंगी, हो सके तो कम से कम 15 दिन का या तो 1 महीने का कोई भी डिफेंस का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कराटे, ताइक्वांडो या कुश्ती जैसे कुछ भी सिखाते हैं। इस तरह के 15 दिन का या तो 1 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक, आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा कि मेरे एक मारने से यहाँ खड़ा रहता है या वहां जाके गिरता है। और दूसरा, वहां पे बहुत से ट्रिक्स दिखाई जाती है, बहुत से ट्रिक्स सिखाई जाती है कि अगर आप पे कोई अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है या आगे से अटैक करता है, तो आपको खुद को किस तरह से सेव करना है, खुद को किस तरह से उससे लड़ना है। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स आपको वहां पे सिखाई जाती है। तो ये 2 फायदे आपको हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, अपनी ताकत का जब अंदाजा हो जाता है तब हम किसी भी मुसीबत की घड़ी में खुद को सेव कर सकते हैं और सामने वाले को मार के गिरा सकते हैं। महिला है, अबला है, नारी, अबला नारी है, ये आज का ये है नहीं। आप ये सोचो भी मत, क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि मैं अकेली महिला क्या कर लूंगी, मैं अकेली लड़की क्या कर लूंगी, बहुत कुछ कर सकती